Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your homes. So today we will again start with our practical class of genetics and evolutionary biology, in which we will see that how the various Mendelian inheritance pattern have been verified by the use of a test called as the chi-square test, or we call it as the goodness of fit. So first of all, we should know that what is this chi-square. So what is your chi-square? Chi-square is a statistical test. ठीक है, इसमें हम statistical data use करते हैं and we see that is there any difference between the observed value and the expected value. कि जब मेंडल्स ने अपने लॉज दिए तो उन्होंने साथ में रेशियोज भी दिए. ठीक है, जैसे सिंपल हमारा डाई हाइब्रिड रेशियो उसका है, उसका क्या रेशियो आता है 9:3:3:1. ठीक है, तो इस तरह से जो डिफरेंट रेशियोज हैं जो मेंडल्स ने दिए थे, तो हम उसे टेस्ट करते हैं कि क्या वो रेशियोज ठीक आते हैं. हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, दैट वुड बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू. और जो मेंडल्स के पुनेट स्क्वायर से हमें जो रेशियो मिलेगा वो होगा हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो अगर हमारा एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है अगर उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब कि हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा टेस्ट क्या है, ठीक है. नहीं तो हम फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव देखेंगे. सो व्हाट इज अ chi-square? It is a statistical test which is used to see that the observed value of a given data are similar or they are different from the expected value. कि आपके expected value से वो same है या similar है या different है. Or we can say that it is used to examine the role of chance. चांस का रोल देखेंगे हम कि हम जो हमने हाइपोथेसिस या जो हम हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है क्या वो एक्सपेक्टेड के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है. तो हम चांस लेते हैं या हम हाइपोथेसिस लेते हैं. एक हाइपोथेसिस लेंगे, दूसरी लेंगे, तीसरी लेंगे. हम डिफरेंट हाइपोथेसिस सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डाटा जो है वो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड इक्वल आता है कि नहीं आता है. सो दिस goodness of fit or the chi-square test was developed by Pearson in 1900. Now, if we talk about mathematically, then this chi-square, इसको हम इस symbol से denote करते हैं. Chi-square is equal to the summation. This sign represents the summation. The summation of observed values minus expected values, the square of them, and that is divided by the एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक है, कि जो भी आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसमें ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को आपकी आ जाएंगी, उनको माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसको आप डिवाइडेड करेंगे जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है. और अल्टीमेटली सबका क्या कर देंगे, आप समेशन कर देंगे यानी कि प्लस कर देंगे. तो इसी चीज को समझने के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा एक जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया है. आपकी बुक में जो है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस दिया है, लेकिन आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया है. तो सबसे पहले जब हम ये टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हम एक टेबल बनाते हैं. ठीक है, टेबल में सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा फिनोटाइप, कि जो भी आपने सिलेक्ट किया है. जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया है तो हमने एक ही करेक्टर को एट द स्पॉट स्टडी करना है. At this time, we are going to study the shape of the seed of the pea plant. One is the rounded seed and another feature or another trait is the wrinkled seed. You all know that rounded seed is the dominant character whereas the wrinkled seed is the recessive character. Next column will be the observed value. कि जो हमने ये plants लगाए और उनका क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, उसमें कितने आपके राउंड सीड्स आए थे, कितने आपके रिंकल्ड सीड्स आए थे. अब मेंडेलियन रेशियो के अकॉर्डिंगली आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं आपको बाद में बताती हूँ. फिर दोनों को आपने माइनस कर देना है ना, यहाँ पे हमने इन दोनों को माइनस करना है, फिर अल्टीमेटली उसका स्क्वायर करना है और लास्टली आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी कि O, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि E, O माइनस E स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय E, तो वो हम लास्ट में वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, और जो भी वैल्यूज आएगी उसका अल्टीमेटली हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे यानी कि प्लस कर देंगे. तो लेट्स सी हाउ द
different steps are going to take in this chi-square. Now this is our a simple monohybrid cross in which we are considering the seed shape as the trait. ठीक है, round R, capital R, that is the dominant trait, small r is the recessive trait, that is wrinkled. अब हम क्या करते हैं, हमने इन दो पेरेंट्स को जो कि हमारे हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं, इनको क्या कर दिया, हमने क्रॉस कर दिया. ये आपकी F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स हैं. इसके पहले जो मैंने नहीं लिखा है वो क्या नहीं लिखा है, R इंटू स्मॉल आर. एक्चुअली दीज वर योर पेरेंट्स. जब इन दोनों को आपने क्रॉस किया तो आपके इंडिविजुअल F1 जनरेशन के सारे इंडिविजुअल्स क्या आए, कैपिटल R स्मॉल r. ये आगे आपके F1 इंडिविजुअल. ठीक है, उसके बाद आपने इनकी सेल्फिंग की है, तो सेल्फिंग के बाद आपका क्या आ गया, दोनों कैपिटल A कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r. ठीक है, यहां से आया हमारे पास. सो दीज आर दी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स ऑफ द F1 जनरेशन विच वी आर गोइंग टू क्रॉस. ठीक है, तो हमने दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जो कि F1 जनरेशन से आए हैं उनकी क्रॉसिंग कर दी और फिर हमने उनके सीड्स को नोट किया कि उनके सीड्स कैसे निकले. ठीक है, तो जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे राउंड सीड्स कितने निकले, अप्रोक्सीमेटली 5474 राउंड सीड्स वर ऑब्जर्व्ड. एंड इफ वी टॉक अबाउट रिंकल सीड्स, द रिंकल सीड्स दैट कम्स आउट टू बी 1850. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं काई स्क्वेयर. काई स्क्वेयर जो है वो काई स्क्वेयर हमने बेसिकली काई स्क्वेयर में करना क्या है, वी वांट टू सी दैट इज आवर ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू और इज सिमिलर टू एक्सपेक्टेड वैल्यू. हमने ये चीज कैलकुलेट करनी है, क्या ये वैल्यूज ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या ये सिमिलर है कि नहीं है. इसके लिए सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है वो ले लेंगे. टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कैसे आएगा, आपके पास जो राउंड सीड्स वाले इंडिविजुअल आए और जो रिंकल सीड्स वाले इंडिविजुअल आए, हमने उसको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है. तो जब दोनों इंडिविजुअल्स को आप प्लस कर लेंगे, जो आपके F2 इंडिविजुअल्स हैं, बेसिकली दीज आर योर F2 इंडिविजुअल्स, द टोटल दैट कम्स आउट टू बी 7324. ठीक है, सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विच वी गेट इन आवर F2 generation. Now, next what we do, we will make a Punnett square. For the F2 generation, we will make a Punnett square. So, आपके F1 पेरेंट्स, जो आपके F1 इंडिविजुअल्स थे, जब उन दोनों की सेल्फिंग की तो आपको पता है इस तरह से सिंपल सा Punnett स्क्वायर हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बनता है. एंड वी गेट सच टाइप ऑफ द इंडिविजुअल्स. दीज आर द राउंड एंड these are the wrinkled individuals. These are the homozygous round, these are the heterozygous round, and these are the homozygous wrinkled. So if we talk about phenotypic ratio, the phenotypic ratio that comes out to be 3:4, or we can say that 75% of the F2 generation they are round, whereas 25% of the F2 जनरेशन दे आर wrinkled. ठीक है, F2 जनरेशन में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है वो कितना आता है, 3:1. ये आपने मेंडल्स लॉ जब किए हैं तब आपने पढ़ लिया है. ठीक है, अब हमने एक्सपेक्टेड नंबर, हमारा एक्सपेक्टेड नंबर जो है वो ऑफस्प्रिंग्स का कितना होना चाहिए. ठीक है, मेंडल के अकॉर्डिंगली 75% इंडिविजुअल राउंड होने चाहिए और 25% इंडिविजुअल जो है वो F2 जनरेशन के कैसे होने चाहिए, रिंकल्ड होने चाहिए. तो हम देखते हैं ये कैसे निकालेंगे. अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द राउंड इंडिविजुअल. तो जो हमारे क्रॉस में टोटल इंडिविजुअल आए थे, हमने जो अभी ऊपर निकाला, इन दोनों को प्लस करके तो टोटल इंडिविजुअल कितने आए थे, 7324. जो हमारे टोटल इंडिविजुअल था उसका हमने 75% निकालना है. तो 75% निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसको सिंपली 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी 5493. ऐसे ही आप एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिंकल्ड ऑफस्प्रिंग्स निकाल लेंगे. आपने फिर टोटल नंबर ले लेना है ऑफस्प्रिंग्स का और उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये 0.25 क्या आया, दिस इज द 25%. 0.7 कहां से आया, 75%. या तो आप इसको 75 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए या सिंपल 0.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सेम ऐसे ही है, या तो आप इसको 7324 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 डिवाइडेड बाय 100 और यू कैन सिंपली डिवाइड इट by 0.25. So this comes out to be 1831. So these are the expected ratio according to the Mendel. These are the expected ratio
that is the 75% of individuals, they should be round and their number should be 5493 if the total number of individual is 7324. Similarly, the number of individuals having wrinkled seed should be 1831, that is the 25% of 7324. ठीक है, क्योंकि मेंडल्स ने क्या कहा था, 75% राउंड आएंगे और 25% रिंकल्ड आएंगे, तो हमने ये हमारा एक्सपेक्टेड नंबर जो है हमने निकाल दिया. राइट नाउ व्हाट वी विल डू, हमारा जो एक्सपेक्टेड नंबर है, जब हम हमारा एक्सपेक्टेड नंबर आ गया ये दोनों का, अब हम टेबल से जो है वो काई स्क्वायर की वैल्यू लेंगे. कैसे लेंगे हम, अब हमने ये जो हमारे पास डाटा आया, क्या डाटा आया, एक्सपेक्टेड नंबर आ चुका है हमारे पास, ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी हमारे पास पहले ही आ चुकी है हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो हम इस टेबल को जो है वो फिलअप करेंगे. ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कौन सी है, जो हमने यहां पर जब हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया तो इतने ऑफस्प्रिंग निकले, वो आ गया आपके ऑब्जर्व्ड. सो द राउंड सीड्स दैट कम्स आउट टू बी 5474. ठीक है, आपके रिंकल्ड सीड कितने आए थे जब आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया, दैट कम्स आउट टू बी 1815. ये आ गए. अब आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कहां से आई, ये वाली जो हमने यहां पर निकाली है, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ राउंड ऑफस्प्रिंग्स दैट कम्स आउट टू बी 5493 एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिंकल सीड्स वो कहां से आई, ये वाली, दैट कम आउट टू बी 25% ऑफ दिस मच एंड दिस इज दी 1831. राइट, तो आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आ गई. ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहां से आई, जो आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेक्टेड वैल्यू कहां से आई, हमने मेंडल्स के लॉ से प्यूनेट स्केयर से हमने जो है वो रेशो से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली कि मेंडल के अकॉर्डिंगली इतनी वैल्यू होनी चाहिए थी. अब आप नेक्स्ट हमारे टेबल में जो नेक्स्ट हमारा कॉलम है उसको फुलफिल करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो द माइनस of these two is -19 and the subtraction term of these two is 19. नेक्स्ट कॉलम हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है. क्यों, यहां पे देख रहे हैं आप, O माइनस ई, पहले हम वो निकालेंगे, जो भी हमारा आएगा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे. तो किसी भी माइनस टर्म का जब हम स्क्वायर निकालते हैं, यू नो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फिगर. सो माइनस इट डू नॉट मैटर एंड इट कम आउट्स टू बी 19 का, जब हम -19 का जब स्क्वायर निकालेंगे, द वैल्यू कम आउट्स टू बी 361. एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो द डिफरेंस कम आउट्स टू बी 19 एंड द स्क्वायर ऑफ 19 दैट इज अगेन 361. नाउ द लास्ट वैल्यू इन द टेबल विच यू हैव टू फिल इज दिस, दैट इज द O माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई. सो दिस वैल्यू O माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई. सो ये हमारी वैल्यू क्या आई, 0.066 फॉर दी राउंड सीड्स एंड दिस वैल्यू कम आउट्स टू बी 0.0197 फॉर द रिंकल्ड सीड. ठीक है, हमने राउंड के लिए अलग से निकाली है ये वाली काई स्क्वायर वाली वैल्यू, और रिंकल्ड सीड्स के लिए ये वैल्यू अलग से निकाली है. समझ रहे हैं आप, एक बार हमने रिंकल्ड सीड्स के लिए निकाली और एक बार हमने राउंड सीड्स के लिए निकाल ली. और जो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेटली हमने उसका क्या करना है, सबमिशन करना है. सबमिशन यानी कि हमने उसे क्या कर देना है, ऐड कर देना है. तो हमारी ये वैल्यूज आ गई, हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया. सो द एडिशन व्हेन वी ऐड दीज टू इट कम आउट्स टू बी 0.263. ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई, दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस इज अवर काई स्क्वायर वैल्यू. ठीक है, ये आ गई हमारी काई स्क्वायर वैल्यू, जो कि पियर्सन्स ने कही थी कि ये आपके काई स्क्वायर वैल्यू होगी. राइट, अब हम क्या करेंगे, यहां तक हमें लग गया पता. जब आपको नहीं चलेगा पता तो आपने दोबारा से पूछ लेना मुझसे, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बहुत इजी, एक बार समझ आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी. Now we will have our chi-square value by the summation of the two values, right? Now this is our chi-square value. ठीक है, हमने प्लस करके निकाली दोनों की chi square value. Now we will use this chi square value to find the p value. P is what? It is the probability value. Probability value जो है हम इसी को निकालने के लिए chi square निकालते हैं, और ये probability जो है वो कहां से निकालते हैं, आपका probability table दिया होता है जहां पे अलग अलग probability के लिए p value के लिए chi square values दी होती हैं. ठीक है, तो ये देखेंगे आप, ये वाला
ये टेबल आपकी प्रैक्टिकल बुक में दी है. सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी टेबल एंड दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द काई स्क्वायर फॉर द डिफरेंट प्रोबेबिलिटी वैल्यूज. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास एक और नई टर्म आ गई जो अब तक हमने डिस्कस नहीं की है, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम. नाउ व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ द कैटेगरीज. आपने जितनी भी कैटेगरीज ली हैं उसको आप माइनस कर देंगे 1 से. जैसे कि अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम कर रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हमने जो कितने हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को डीएफ से डिनोट करते हैं. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने कितने कैरेक्टर स्टडी किए? हमने स्टडी किए एक कैरेक्टर. और इंडिविजुअल कितनी तरह के इंडिविजुअल थे हमारे पास? 2 तरह के थे. एक थे राउंड इंडिविजुअल्स और दूसरे थे हमारे पास रिंकल्ड इंडिविजुअल. सो for a monohybrid cross we have 2 type of individual. So degree of freedom would be equal to 2 minus 1 and that comes out to be 1. So the degree of freedom for a monohybrid cross is always 1. Now what this p value? अब ये p value जो है इसका नंबर आपका 0 और 1 के बीच में जो है वो आता है. ठीक है. इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में आपकी आएगी. नाउ दिस p वैल्यू इज इंपॉर्टेंट because it will tell us कि whether there is any difference between your observed value or the expected value. difference है कि नहीं है. जब तक आप ये probability table से p value नहीं निकालेंगे you cannot calculate that your test is correct or incorrect. कि आपने जो ऑब्जर्व की हैं वैल्यूज क्या वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बराबर हैं कि नहीं है. तो अब हम कैसे करेंगे इसको? इसके बाद हमने क्या करना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो निकालेंगे हम. ठीक है. डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको बता दी. डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे ले लिया हमने? 1 ले लिया. नाउ इन केस ऑफ द लाइफ साइंस, अगर हम अपनी लाइफ साइंस की बात करते हैं तो ये जो p है इसकी जो वैल्यू है वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो है 0.05. कि अगर आपकी p वैल्यू 0.05 से जो है वो ज्यादा आती है, यहां मुझसे लेस लिखा गया है. इफ द वैल्यू ऑफ if the value of p, or we can say the p value that comes out to be more than 0.05, then there is no difference between the observed and the expected value and our so considered cross is correct. वो हमारा cross जो है वो correct है, यानी कि हमारे जो हमने observation ली है वो हमारी क्या है? ठीक है. फिर सुन लेंगे हमने क्या कहा कि if the p value that comes out to be more than 0.05, then there is no difference, no significant difference between the observed and the expected value and the cross we have so selected or the hypothesis we have so observed is correct. राइट. तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैंने आपका थोड़ा सा फॉर्मूला बताया है. नंबर ऑफ कैटेगरीज दैट इज द नंबर ऑफ द ट्रेड कंसिडर्स -1. तो हमारे 2 - 1 क्या आ गया? 1 आ गया. ठीक है. तो ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी टेबल होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे हम, ये है आपका 0.05. जब हम प्रोबेबिलिटी टेबल में राइट की ओर मूव करते हैं इसकी वैल्यू कम होती जाती है. 0.9 से कम होके 0.5, 0.1, 0.05, 0.1. So the values from 0.05 to further on the right side, these values are सिग्निफिकेंट. अगर आपका काई स्क्वायर की वैल्यू इनके बीच में आती है तो आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है. यानी कि अगर इनसे ज्यादा वैल्यू आती है या आपकी जो वैल्यू है वो इस पर आती है तो इसका मतलब कि आपकी वैल्यू जो है वो ये बताती है कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू. और जो आपने टेस्ट परफॉर्म किया है वो टेस्ट जो है वो ठीक नहीं है. ठीक है. वो टेस्ट तो ठीक है लेकिन आपने उसके लिए जो हाइपोथेसिस सिलेक्ट की है वो ठीक नहीं है. अगर ये वैल्यूज आपकी 0.5 से ज्यादा आती है, इधर को मूव करेंगे तो ज्यादा आएगी वैल्यू, यहां से मूव करेंगे तो कम आएगी. अगर वैल्यू 0.05 से ज्यादा आती है दैट मीन्स द वैल्यू इज इनसिग्निफिकेंट. दैट इज देयर इज नो difference or there is very little difference between the observed and the expected value and the hypothesis which you have selected is correct. ठीक है. तो हम अब देखेंगे कि हमने निकालनी कैसे है ये वैल्यू. अभी मैंने आपको बताया कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई हमारी? 1 आई.
ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आई हमारी 1 और हमारी जो काई स्क्वेयर की वैल्यू आई थी इस टेस्ट के लिए, जो काई स्क्वेयर की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी आपकी, प्लस करने के बाद 0.263। तो ये टेबल कैसे देखेंगे, हम ध्यान से देखना है। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 1 निकाली, यानी कि हमने इस पे चल पड़ना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने 1 कैलकुलेट की है, हम इसी वाली लाइन को देखेंगे, बाकियों को हमने नहीं देखना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 में आपकी जो वैल्यू है दैट इज दी 0.263, ये किधर आ रही है, कितनी वैल्यू है 0.263। तो 0.263 देख रहे हैं कहां आएगा, इट अप्रोक्सीमेटली कम्स बिटवीन दिस एंड दिस इज 0.46 एंड दिस इज 2.71। ठीक है, तो लगभग योर डिग्री ऑफ योर काई स्क्वायर वैल्यू दैट इज मोर देन 0.46, that is more than 0.46, sorry that is in between the 46 and 2.71। ठीक है ना, 2.71 और इसके जो है वो लगभग हमारे कहीं बीच में आ रही है। तो ये जो हमारी वैल्यूज हैं, जब ये इसके बीच में आ रही है तो हम ये कहते हैं कि ये देखेंगे आप ऊपर देखें आप, ये कहां पर आ रहा है, दिस कम्स टू बी इन बिटवीन 0.1 एंड 0.5। 0.1 और 0.5 के बीच में आ रहा है। 0.1 और 0.5 के बीच में आने का मतलब है कि आपने जो हाइपोथेसिस सिलेक्ट की है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सॉरी यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। 0.2 है आपकी वैल्यू, 0.263। तो 0.263 जो है वो इसके और इसके बीच में आएगा। ठीक है, यहां पर नहीं आएगा, इधर आएगा, इधर। दैट इज it is less than 0.46 but it is more than 0.02। तो आपकी वैल्यू जो है, जो हमने अभी किया, उसकी वैल्यू कहां पर आई, इन दोनों के बीच में लगभग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो क्या प्रोबेबिलिटी बताता है। इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या बताई जा रही है, 0.5 और इसके ऊपर कितनी आ रही है, 0.9। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने हाइपोथेसिस सिलेक्ट की है वो ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमारी जो काई स्क्वायर वैल्यू है वो इससे 0.5 से ज्यादा आती है तो हमारा हाइपोथेसिस क्या है, करेक्ट है। हमारी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम है एंड आवर डाटा सो इज करेक्ट। अगर वैल्यू इससे जो है, अगर वैल्यू इससे भी आपकी कम आती है तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो लास्टली हम क्या कंक्लूड करते हैं, दैट आवर P वैल्यू इज मोर और ग्रेटर देन 0.05। कितनी आई हमारी वैल्यू कितनी आई है, अब वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी 0.263। ठीक है ना, तो 0.263 जो है, जो हमने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखा, हमने सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखना था, तो हमारी ये वैल्यू जो थी वो कहां फॉल कर रही थी, वो फॉल कर रही थी टेबल में इससे ज्यादा आ रही थी। इससे ज्यादा आने का मतलब, सो व्हाट डिड वी कंक्लूडेड, we concluded that if our p value that comes out to be more or greater than 0.05 then our hypothesis so selected is true। कि हमने जो भी हाइपोथेसिस ली थी, जो भी हमने डाटा को लेके इंटरप्रिटेशन की थी कि ये ऐसे आएगा, वो हमारी हाइपोथेसिस जो थी वो करेक्ट थी। तो एट द एंड वी विल कंक्लूड that if the p value is more than 0.5 then there is no difference, no significant difference between the observed and the expected value। आपकी observed जो आपने खुद एक्सपेरिमेंट से निकाली और जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी जो कि आपके मेंडेलियन इनहेरिटेंस से आई, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं था एंड योर हाइपोथेसिस सो सेलेक्टेड इज ट्रू। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द समरी ऑफ द स्टेप्स कि हमने कैसे काई स्क्वायर किया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक द रिकॉर्ड ऑफ आवर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस आएंगी, उन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का हम क्या लेंगे, रिकॉर्ड लेंगे। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी विद हेल्प ऑफ द प्यूनेट स्क्वायर। हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स निकालेंगे। उसके बाद हम अपनी काई स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे और इस काई स्क्वायर टेबल की हेल्प से जो है हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालेंगे और साथ में अपनी सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकालेंगे, पी वैल्यू। ठीक है, कि हम देखेंगे कि हमारी पी वैल्यू जो है वो
कहां पर है। जब जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी वो आई थी 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमारी 1 है तो पी वैल्यू जो है वो कहां पर आती है, ठीक है। और अगर पी वैल्यू जो है, अगर उसकी वैल्यू जो है 0.05 से आपकी ज्यादा आती है, दैट मीन्स योर हाइपोथेसिस इज करेक्ट। एंड इफ योर वैल्यू जो है वो कम आती है, इसका मतलब आपने जो हाइपोथेसिस ली थी वो करेक्ट नहीं है, आपको कुछ और चुनना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द पी वैल्यू वी मेक द कंक्लूजन ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो आपकी बुक में दिया है, बिल्कुल ऐसे ही आपने जो है वो इसे परफॉर्म करना है। दिस इज द example which is given in your book. This is an example of a dihybrid cross. तो हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सिंपल डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने बहुत अच्छे से पहले किया है। दिस इज एन अगेन एग्जाम्पल ऑफ द राउंड येलो, दैट इज राउंड इज फॉर द shape of the seed and yellow is for the color of the seed. So in case of the dihybrid cross, two characters have been taken. Round yellow are the dominant and wrinkled green is the recessive character. So if we draw a dihybrid cross, then we all know that in case of the F2 generation we get 4 types of the phenotype. जो हमारा F1 जनरेशन आएगा बच्चों, उसमें तो सभी के सभी जो हैं वो डोमिनेंट पेरेंट के जैसे ही होंगे बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ द डोमिनेंस। तो सारे F1 जनरेशन क्या होगी, राउंड येलो। ये आप जानते ही हैं क्योंकि हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस बहुत बार कर लिया है पहले। और जब हम F2 जनरेशन निकालेंगे तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स जो है हमें देखने को मिलेगी, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, wrinkled yellow and wrinkled green. And in case of Mendel's, the ratio that comes out to be 9:3:3:1. टोटल हमने कितने बॉक्सेस बनाए थे, 16 बनाए थे, और उसमें इनको अरेंज करके भी दिखाया था कि कितने 9 ऑफस्प्रिंग्स आपके जो थे वो कौन से थे, 3 कौन से 3, और सबसे कम नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वर दी wrinkled and the green, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेके आपको मैंने पहले करवाया है, बिल्कुल वैसा ही ये जो है आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आप कॉपी में कैसे नोट करेंगे, लेकिन समझ लें पहले इसको। ये आ गई हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू राउंड येलो है 315 है, 108 इज फॉर राउंड ग्रीन, wrinkled yellow is 101 and wrinkled green is your 32. So that you have a total number of 556 offsprings in your F2 generation, ठीक है। अब आप निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू कि कितनी वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे करेंगे, यू विल डिवाइड 9/16 टू द टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। इस तरह से 9 डिवाइडेड बाय 16 जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग से, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 16, 3 क्यों, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जो प्रोबेबल वैल्यू आती थी मेंडल्स के लिए वो क्या थी, 3 थी, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे आपके टोटल वैल्यूज को, तो आगे हमारे इतने हमारे राउंड ग्रीन सीड्स आ गए। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से 3 से किया डिवाइड, तो उतना ही नंबर आएगा, और अल्टीमेटली हम जो है 1/16 से 556 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से 1/16 इंटू 556, तो हमारे पास वैल्यू आती है 34.75। सो हियर अगेन इज टोटल इज अवर 556 सीड्स, इधर भी 556 आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू का टोटल भी, और आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू का टोटल भी जो है वो 556 ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी कि O आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि E आ गया। अब हमने बनाना है टेबल, जैसा कि टेबल जो है हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए बनाया था इस तरह से, ठीक है। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने 2 ही फिनोटाइप लिए थे, क्योंकि इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस यू हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, बट इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस यू हैव 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, wrinkled येलो, wrinkled ग्रीन। तो आप यहाँ पर 4 लाइंस वाला टेबल बनाएंगे और इसी तरह से वैल्यूज लिखेंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहां से आ गई, ये वाली, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कहां से आ गई, ये हमने अभी निकाली, ये वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू।
फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद हम ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में जो है वो शॉर्ट में ही दे दिया है और इकट्ठा ही दे दिया है सारा का सारा। आप चाहें तो 4 टेबल्स भी बना सकते हैं या आप डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप टेबल्स अलग अलग बना के करेंगे, अगर आप इस तरह से कंपाइल्ड सा टेबल बना लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो आपने ऐसा ही टेबल बनाना है, बिल्कुल ऐसा टेबल, लेकिन आपने 4 के 4 फिनोटाइप्स जो है वो लिखने हैं और इस तरह से इनकी वैल्यूज को जो है अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है, सो दैट यू गेट द chi-square value which is the summation or the sum total of all these values, राइट। तो यहां पर डायरेक्ट ही प्लस प्लस करके आपको लास्ट में निकाल दिया है कि आपकी chi-square वैल्यू कितनी आई, 0.47, राइट। तो ये वैल्यू एक्चुअली कहां निकलनी चाहिए थी आपकी, इधर इस तरह से, so that it become more clear to you, right? Now, in case of a dihybrid cross, the degree of freedom कितना आएगा, it will be 3. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फिनोटाइप्स जो आपने कैटेगरीज ली हैं वो कितनी है, 4 है, जबकि आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने थे, 2 थे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, n-1, यानी कि 2-1, हमारे पास कितना आया था, 1 आया था। लेकिन बट इन केस ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस वी हैव द 4 कैटेगरीज और 4 क्लासेस ऑफ द फिनोटाइप, सो दैट्स आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट कम्स आउट टू बी 4-1 इक्वल्स टू 3. नाउ वी विल लुक एट आवर प्रोबेबिलिटी टेबल। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हमने सिर्फ 1 वाला टेबल देखा था और देखा था कि इसकी वैल्यूज कहां पर आ रही है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट केस में जो वैल्यूज थी वो इन दोनों के बीच में आ रही थी। नाउ इन केस ऑफ द ट्राइहाइब्रिड क्रॉस यू विल ओनली ऑब्जर्व द डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज 3। ठीक है, क्योंकि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई है, 3 फॉर द डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड इट इज 1 फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ we will see that where this value, that is the 0.47, falls in the 3 line। हमने सिर्फ 3 वाली लाइन को ही ध्यान में रखना है। हम कौन सी वैल्यू देख रहे हैं, 0.47। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारी तो फर्स्ट वैल्यू ही उससे ज्यादा है, कितनी है, 0.58, तो इससे ही पहले आ जाएगी आपकी 0.47। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, 0.47 के साथ जब हम आप ऊपर की ओर जाते हैं तो ये क्या आ गया, आपका प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, आपकी पी वैल्यू कितनी है, आ रही है 0.9। दैट मीन्स कि ये तो बिल्कुल ही आपकी हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है। हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, जब पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम आती है तब हमारा जो हाइपोथेसिस है वो गलत हो सकता है और हमें कुछ ऑल्टरनेटिव वे जो है वो देखना पड़ता है। ठीक है, सो द वैल्यू विच इज लेस देन द 0.05 इज सिग्निफिकेंट और वी कैन से दैट इट इज पुअर फिट, यानी कि हमारे हाइपोथेसिस में फिट नहीं हो रही है और हमें हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना पड़ता है। बट इफ द वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी मोर देन this, then this value is not significant. That is, there is no difference or insignificant difference between the expected value and the observed value, and this is a good fit. यानी कि जो हमने हाइपोथेसिस सेलेक्ट किया था उसके ऊपर ये वैल्यू जो है हमारी क्या हो रही है, फिट हो रही है। ठीक है, सो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट और दिस इज अ गुड फिट वैल्यू। तो हमारी पी वैल्यू कितनी आई, हमारी पी वैल्यू जो है वो 0.47 आ गई और 0.47 जो हमारी chi-square वैल्यू है उससे हमने पी वैल्यू कौन सी आई, ये वाली ऊपर वाली। ठीक है, हमारी पी वैल्यू कितनी आई, 0.9। सो एट द एंड वी विल राइट दैट अवर पी वैल्यू comes out to be 0.90। 0.90 से भी पहले आ रही है या आप 0.90 ही मान लेंगे इसको। सो दैट मीन्स योर हाइपोथेसिस इज 90% करेक्ट या उससे भी ज्यादा जो है वो करेक्ट है। 0.5 इज 50%, दिस इज 10% एंड दिस इज बिलो दैट, राइट। सो द वैल्यू इज मोर देन 90%। ठीक है, तो आपका जो हाइपोथेसिस जो आपने सिलेक्ट किया है वो बिल्कुल ही ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अनदर एग्जाम्पल इन योर बुक जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको करेंगे नहीं, मैं आपको फिर भी समझा देती हूं कि इसमें क्या हो रहा है।
यू हैव अ डाटा, आपके पास एक डाटा है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास डाटा आ गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जो है ये डाटा के बेस में हम कैसे पता लगाएं कि दिस इज व्हाट टाइप ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। वी हैव क्रॉस टू फ्लावर्स, one is having yellow petals and another is having the red petals. When we cross these two flowers, we get our F1 offspring which is orange. ठीक है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ऑरेंज हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आए और हमारे पास ये डाटा निकला। ऑरेंज फ्लावर्स कम आउट टू बी 182, येलो 61 एंड रेड दैट कम्स आउट टू बी 77. So that we have a total number of offsprings that is 320. But we are in dilemma that what type of interaction is this? Now we will select some hypothesis. हम कुछ hypothesis जो है वो select करेंगे. This is not the case of the simple monohybrid cross. Why? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों नहीं है? क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो हमेशा ही जो आपका डोमिनेंट इंडिविजुअल है उसका नंबर क्या आता है, ज्यादा आता है। बट द ऑरेंज इज नॉट द डोमिनेंट वन, राइट? नाइदर येलो nor the red is the dominant. The dominant is the hybrid which is in between the two. So the first hypothesis is this, that it may be a case of incomplete dominance. ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा था कि जैसे मिराबलिस इलापा में आपके रेड और व्हाइट फ्लावर्स के कॉम्बिनेशन से जो है वो पिंक फ्लावर बना। सो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वी हैव द रेशियो which is the phenotypic ratio is 1:2:1. So in case of the incomplete dominance, our phenotypic ratio that comes out to be 1:2:1. ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह से फिनोटिपिक रेशियो आया था। आपका जो 1 था वो हमने येलो फ्लावर्स के लिए ले लेते हैं, अनदर 1 इज फॉर दी रेड फ्लावर्स एंड दी नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच इज मोर इज दी ऑरेंज फ्लावर। फिर हम क्या करेंगे, इस सारे के सारे डाटा के बेस पे हम इसके निकालेंगे परसेंटेज। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज दी हैं, ये वैल्यूज इसको हम 1:2:1 की रेशियो में फिट करके देखेंगे। यानी कि हम इस डाटा के बेस पे कि टोटल हमारे पास ऑफस्प्रिंग कितने हैं, 320 ऑफस्प्रिंग्स हैं, हम इस 320 ऑफस्प्रिंग का 1 रेशियो, 2 रेशियो और 1 रेशियो निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए निकाला था। तो जब हम इस तरह से इसका रेशियो निकालते हैं, दैट मीन्स 25% ऑफ इंडिविजुअल, 50% इंडिविजुअल एंड अनदर 25% ऑफ इंडिविजुअल, व्हाट द नंबर्स दैट कम्स आउट टू बी, द नंबर दैट कम्स आउट टू बी 80, 160, 80, 160, 80। ठीक है, तो ये 80, 160, 80 आपका एक्सपेक्टेड नंबर आ गया। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो आपने पहले ही निकाल ली है, ये वाली। अब हम इस तरह का टेबल जो है वो बनाएंगे, उसी तरह का टेबल, इस तरह का टेबल बनाएंगे और आपके यहाँ वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। ऑरेंज फ्लावर, येलो फ्लावर एंड रेड फ्लावर, और आप ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे और अल्टीमेटली क्या निकाल लेंगे, काई स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये एक सिंपल, ये जो है एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ कलर ऑफ फ्लावर ही कंसिडर किया है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या रहेगी, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या रहेगी, 1, दैट इज 2 - 1 दैट इज 1, जैसे हमारे फर्स्ट केस में हुआ था। और हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है बच्चों, मैं आपको थ्योरेटिकली फटाफट बता देती हूँ, हमारी वैल्यू जो है वो कितनी आती है, वो आती है 7.6। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लिया 1 और वैल्यू आई हमारी दैट कम्स आउट टू बी 7.6। तो वो हम देखते हैं 7.6 कहां पे आ रहा है, 7.6 ये देख रहे हैं आप, 7.6 तो इससे भी ज्यादा आ रहा है, इससे भी कम आ रहा है। तो अगर आपकी ये वैल्यू इतनी ज्यादा आ रही है, 7.6 जो है वो इतनी कम आ रही है, 0.01 से भी कम आ रही है, देखो ना, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए ये वैल्यू जो है 6.64 यहाँ लास्ट है, और आपकी वैल्यू इससे भी ज्यादा आ रही है, दैट इज 7.6। दैट मीन्स योर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। योर जो आप हाइपोथेसिस सिलेक्ट कर रहे थे कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपकी हाइपोथेसिस गलत है। योर null hypothesis is rejected and you have to select some another hypothesis. Now we will go for another hypothesis and हम select करते हैं कि
हो सकता है ये जो हमारी रेशो आ रही है, ये जो हमारा एक्सपेक्टेड, जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, दिस मे बी अ केस ऑफ द रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का जो है वो एक केस हो सकता है। ठीक है, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस के लिए जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो कितनी आती है। बिल्कुल वैसे ही करना, आपने पूरा का पूरा वैसे ही लेना है हमने। तो ये हमारा आ गया, इस तरह से टेबल बन रहा है हमारा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम कितनी ले रहे हैं, यहाँ पे 2 लेंगे। सॉरी, मैंने पिछले में मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने 1 बोल दिया। बट योर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। वाई? बिकॉज वी हैव टेकन द 3 कैटेगरीज। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैटेगरीज -1। तो आपकी कैटेगरीज कितनी आई, आपकी कैटेगरीज है 3 -1, इट कम आउट्स टू बी 2। सो फॉर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो आपकी काई स्क्वायर वैल्यू है जब आपने किया है रिसेसिव एपिस्टेसिस में, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस में जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो आई आपकी 0.15। आपको पता है रिसेसिव एपिस्टेसिस के लिए हमारा जो रेशो आता है वो आता है 9:4:3। ठीक है, तो 9:4:3 को आप फिट करेंगे इसमें। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो आपकी आ गई ये वाली, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारी ये वाली आ गई, और एक्सपेक्टेड वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर एपिस्टेसिस दैट इज दी 9:4:3, ये आप करेंगे। और आपका जो अल्टीमेटली काई स्क्वायर वैल्यू है ये वाला है, सॉरी नीचे वाला 9:4:3। तो इसके लिए जो आपकी वैल्यूज आई है लास्ट में वो कितनी आई है, काई स्क्वायर की वैल्यू वो आई है 0.15 फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, पिछले वाले में भी हमने 2 ही लेना था, 1 ही लेना था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए हमारी वैल्यू जो है वो कितनी आई है 0.15। तो 0.15 मीन्स यहां इससे थोड़ा सा पहले, तो 0.15 मीन्स आपकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा आ रही है। ठीक है, 0.9 से भी जो है वो पहले आ रही है। दैट मीन्स योर हाइपोथेसिस इज करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम इंटरैक्शन सिलेक्ट कर रहे थे, दिस वॉज द इंटरैक्शन which was the recessive epistasis and it was not the case of the incomplete dominance, because जो रेशो इसके साथ मैच कर रही थी वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की नहीं थी, that was the ratio of the recessive epistasis। ठीक है, तो हम किस हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करेंगे, जब वो हमारे हाइपोथेसिस गलत आती है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, वी सिलेक्ट द अनदर हाइपोथेसिस। सो दिस इज हाउ द काई स्क्वायर टेस्ट इज यूटिलाइज्ड to find different types of the interaction and to verify them। ठीक है, लेकिन ये वाला आपने नहीं करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इसको आपने रहने देना है। जब आपकी क्लासेस लगेगी तब मैं आपको दोबारा से इसको समझाऊंगी। बट आपने जो ऊपर मैंने करवाया है वो सारे के सारा आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए कर लेना है। नाउ कमिंग टू दी कि आपने लिखना कैसे है इसको, तो ये छोटा सा मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है, आपने देख लेना है इसको कैसे लिखना है। ये आपकी प्लेन साइड है, दिस इज योर रूल्ड साइड। यहां पर आपने लिखना है पूरा का पूरा एम। सबसे पहले लिखेंगे आप एम, व्हाट इज द एम, टू वेरीफाई द रिजल्ट्स ऑफ द मेंडेलियन इनहेरिटेंस बाय द काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका ये एम आ गया है यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी प्लेन साइड पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो भी हमने बनाया था राउंड रिंकल, वो आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, और ये आपका आ गया F2 जनरेशन तक। ठीक है, उसके बाद आपकी रेशियो आ गई दिस, ये आपका राउंड रिंकल आ गया। उसके बाद जो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल था, सबसे पहले हमने कैसे ऑब्जर्वेशन जो थी वो ली थी, और हम क्या निकाल रहे हैं, काई स्क्वायर, दैट इज आइदर अवर ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज सिमिलर टू एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ये आ गया आपका प्लेन साइड पे। और आपका जो रूल साइड है वहां पे आप काई स्क्वायर की डेफिनेशन जो मैं आपको नोट्स पे दूंगी वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लिखना है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस की थ्योरी समझाने की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो क्या होता है कि जिसमें हम वी कंसिडर ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एंड हियर वी आर टेकिंग द सीड shape as a character. So R that is the round is the dominant and the small r that is the wrinkle is the recessive। ये थोड़ा सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की इंट्रोडक्शन जो है आपने लिख देनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने ये पूरा का पूरा टोटल ऑफस्प्रिंग्स कहाँ से आया आपके पास, जो आपके ये वैल्यूज थी इन दोनों को प्लस करके
इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी टोटल। तो ये आपने आगे चल के जो है वो टोटल भी निकाल लेना है। हमने टोटल यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दी राउंड ऑफस्प्रिंग निकालेंगे। ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया। ये इस तरह से आ गया, उस तरह से आपकी रिंकल्ड ऑफस्प्रिंग्स की भी हमारे पास वैल्यू आ गई और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी हमारे पास फॉर द मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या आ गई, 1 आ गई। नाउ ये यहाँ पर क्या आएगा आपका कैलकुलेशन टेबल। कैलकुलेशन टेबल कौन सा वाला आएगा, ये वाला, जिसमें हमने सारी कैलकुलेशन जो थी वो की थी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए भी ऐसे करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए भी आपने ऐसे ही करना है। ये कैलकुलेशन टेबल आ गई और अल्टीमेटली हम लिख देंगे कि हमारा जो पी वैल्यू आई है काई स्क्वायर से दैट इज लेस देन 0.05 एंड इट इज बिटवीन द 0.5 to 0.9 so that our hypothesis is true and there is no significant difference between the observed and the expected value। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रूल साइड पे आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में यहाँ से एक कुछ थ्योरी लिखी है जिसमें लिखा है इन लाइफ साइंस इट इज एक्सेप्टेड दैट पी वैल्यू। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपने यहाँ तक लिख लेनी है। बट मेक श्योर कि ये जो थ्योरी दी है इसमें आपकी वैल्यूज जो है वो किसके लिए दी हुई है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। 9:3:3:1 तो आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए करना है इसको 1:2:1 लिखना है। ठीक है, जहां जहां वैल्यूज जो है, जैसे यहां पर आपकी वैल्यू आई है 0.47 सो दिस 0.47 इज द वैल्यू फॉर योर डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस की थ्योरी लिखेंगे यहाँ पर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जब आपने थ्योरी लिखनी है यहाँ पर, तो आपने जो है वो वैल्यू लिखनी है। मोनो कितनी आई थी, इट वाज 0.263। सो इस तरह से आपने अपना ये पूरा का पूरा टेबल जो है वो करना है और अल्टीमेटली इस तरह से आपने लिखना है। यहाँ बीच में आपने प्रोबेबिलिटी टेबल, जहां पे आप कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे उसके सामने ही आपने प्रोबेबिलिटी टेबल भी बना लेना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।